Pandey, your physics teacher. Today we are going to continue with our topic electromagnetism. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और आज हम लोग स्टडी करेंगे एसी जनरेटर को. ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्किंग नहीं आ रही है एसी जनरेटर. अच्छा, वर्किंग नहीं आ रही है तो क्या आ रहा है सर? उसके पार्ट्स आ रहे हैं और क्या बोलते हैं उसका वो फाइनल आउटपुट. अच्छा, चलो कोई, मैं तो समझा ही दे रहा हूँ. अब उसके बाद तुम लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या काम क्या करती है, जब तक फायदा क्या है. और प्लस एक प्रैक्टिकल यूज में भी बहुत ज़्यादा आने वाली है और बड़ी मैजिकल चीज़ भी होने वाली है यहाँ पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खुद ही बड़ा मैजिकल फिनोमेना है. जब बात नहीं आ गई कि अब तक पता ही नहीं है कि ये फ्लक्स जनरेट कैसे हो रहा है, तो मैजिकली हाँ सर, प्रिंसिपल आ रहा है और कंस्ट्रक्शन आ रहा है, वर्किंग नहीं है. कुछ भी आ रहा है, हम लोग सब लोग ले, हम लोग पर सब कुछ ले रहे हैं जो आ रहा है. हाँ तो सर वर्किंग से वर्किंग बहुत. तो आप मत पढ़िए, हाँ ठीक. कान बंद कर लीजिए. आप गांधी जी के कौन सा मंदिर कान बंद कर लेता था? बुरा ना सुनो, पता है कौन सा पहला तो दूसरा तो कैसा नहीं था. बुरा ना देखो, बुरा ना. तो तुम एक बंदर चूज करके बन जाओ. पहला तो है ही. एक बंदर जरूर बन जाओ, मुंह बंद कर लो. हाँ, वो तो बहुत जरूरी है मालूम है. चलो इसी बात पे, अगर ये आंसर तुम नहीं दे पाए तो मुंह बंद कर लेना पूरी क्लास में. बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, फिनोमेना एक्सप्लेन करो. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि सर याद नहीं आ रहा. चलो ऐसा कर लो, डेफिनेशन पढ़ लो और उसको एक्सप्लेन कर दो. इतना तो हो सकता है. लेक्चर 61 होगा ना ये, पिछले बार लेक्चर 61. शांत रहने के लिए आप तैयार हैं? बताइए, इसका आदि लग्जरी आपको मैं क्या दे दूँ? और डेफिनेशन पढ़ लो, पढ़ा हुआ टॉपिक है. सर मैं कल पढ़ के भी आया हूँ. कल पढ़ के भी आए हो. अब तो तुम गांधी जी के चौथे बंदर बन गए. दिमाग भी मत चलाओ. चलो ठीक है, नहीं बता पाए तो शांति. चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा? तुम करोगे? सर नहीं करोगे? चेंज इन फ्लक्स से जो करंट जनरेट. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, चेंज इन फ्लक्स से जो करंट जनरेट होता है. चेंज इन फ्लक्स लाएंगे क्या हम लोग? फ्लक्स क्या होता है ये बता दो. नहीं, फॉर्मूला. अच्छा, फॉर्मूला भी बता दो अगर पता है, नहीं तो लेमैन टर्म में फ्लक्स मतलब क्या है? बी इंटू ए. वेरी गुड. चलो फॉर्मूला. और फ्लक्स अब एक्सप्लेन कैसे करोगे किसी को? एकदम छोटी आसान भाषा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो घुसती है किसी सरफेस एरिया में, वही होता है फ्लक्स. इसी का नंबर हम लोग जब चेंज करते जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा. ठीक है, इजी. तो हम लोग ने ये देख लिया कि हम लोग कैसे फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं. फ्लक्स में चेंज लाके हम लोग ने ईएमएफ अपना प्रोड्यूस कर लिया था पिछली क्लास तक, है ना. हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कोई भी ऐसे कॉइल ले रहे थे. अब ये कॉइल वो नहीं, खाली नहीं है. ठीक है, कॉइल भरा हुआ है अंदर. मान लो सॉफ्ट आयरन कोर है हमारा, फील्ड है ना, जाएगी. और सामने, इसके सामने मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा है. अच्छा चलो, अब एक और अच्छा क्वेश्चन. हमने मैग्नेट को इधर किया. अब तुम लोग बताओगे कि इसमें कौन सी पोलैरिटी आई? मैग्नेट को हम लोग ने जब इधर किया तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ. ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट में इसकी पोलैरिटी क्या होगी? नॉर्थ साउथ. किधर से वो राउंड हो रहा है? वो तुमको हम लोग बस इधर लेके आए. सर साउथ बोला है. साउथ पोलैरिटी. साउथ नहीं बेटा, नॉर्थ. ठीक है, लेंस लॉ याद रखना. ये तो बहुत देर तक मैंने समझाया था कि अभी रिपल्शन देगी तभी हम ज्यादा. तो सर अभी क्या हो रहा है? तो अभी क्या बोलते हैं वो हो रहा था. हाँ अच्छा, चलो फिर से समझा दे रहा हूँ. अगर साउथ पोल इन केस हो जाता तो क्या होता? खुद ही चिपक जाते हैं आपस में. अच्छा, ये फ्लक्स एक ही इसका
इसका मैंने बताया था कि ये फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी डाल रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अगर यहाँ पे हमें जब ये नॉर्थ होगी तभी तो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये रिपल्शन करेगा, हम तब भी इसके पास अट्रैक्ट किए जा रहे हैं इसको। अगर ये खुद ही साउथ हो गया तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे तुम लोग रिलेट करें, ठीक है। चलो ये सब पिछले क्लास की बात है, चलो परीक्षा तो पढ़ा रहे थोड़ा बहुत, इधर और इधर करेंगे तो आप सब बता देंगे, साउथ पोलैरिटी उसकी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हमारा चेंज इन फ्लक्स आ रहा है इसमें। इसी प्रिंसिपल का हम लोग, और यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं प्रोड्यूस हो जाता है किसी कॉइल में ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अब हम लोग इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एसी जनरेटर को समझते हैं, सिर्फ एसी जनरेटर समझेंगे और टाइम बचा तो एसी डीसी में कंपैरिजन करके खत्म करेंगे क्लास। कौन सा डायग्राम उठाना, देखिए अच्छा लगा। सर आप डीसी मोटर पढ़ा है? हाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में वो पढ़ा है, देखना वो उसमें से क्या तुम्हारे कोर्स में आ रहा क्या नहीं आ रहा, उसकी वर्किंग भी पढ़ा दी सब। अरे कौन सा लेक्चर होगा वो डला हुआ है, चिंता मत करो। लेक्चर हाँ 58 या 57 में डला हुआ है। उस दिन सिर्फ अविरल आया था और अनिकेत आया था और हर्ष आया था, तुम लोगों नहीं आए। मेरी तबीयत खराब थी सर इसका। सर कौन सी तारीख आपको याद है? सर 14 की बात की, 14 की बात। एआई नहीं हुआ समझते, डेटा पीछे पड़ गए। 15 बजे। अच्छा चलो जो भी हो। हाँ तो एग्जाम के बाद कौन अच्छा है? मैं आता हूँ कुछ ऐसा दिखता है। अगले और दिन असल में पता है, इसको तुम लोग इमेजिन करो एज द जनरेटर्स इन योर हाउसेस, है ना। तुम्हारे घर का जो जनरेटर है ये यही है, और तब भी समझा रहा था कि ये भी है। और डीसी मोटर कहाँ देख सकते हो आप लोग? अपने टॉय कार में, है ना, रिमोट कंट्रोल कार में। जो भी चीज़ छोटे छोटे मोटर जो घूम रहे, जो बैटरी चलता हो और मैकेनिकल एनर्जी घूम रहा हो, है ना, रेजर्स में कुछ भी आप लोग जो घूम, तो डीसी मोटर का क्या एनर्जी कन्वर्जन है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इसका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब देखो हम लोग जब अपना जनरेटर चलाएं, किसी ने जनरेटर स्टार्ट किया कभी लाइफ में? तुमने किया? कैसे करते हो? सर वो ऐसे एक रॉड होते है, उसको घुमाना पड़ता है, कभी कभी वो डार्क फायर को मार देता है। तो उसको घुमाते हो फिर निकाल लेते हो, हाँ। फिर वो खुद से चलता रहता है ना। तो देखो इनिशियली तुमने क्या किया, अपनी मैकेनिकल एनर्जी डाली, तो होता क्या है, ये तुम डाले और ये जो एमेचर है, दिस इज कॉल्ड द एमेचर, ये पार्ट ना, ये घुमा। अभी सिर्फ इतना समझो जितना पता चल रहा है, ये घुमा, इतने ही पार्ट पे तुम लोग फिर अपना हटा देते हो, तो जो हैंडल होता है। लेकिन असल में प्रिंसिपल तो क्या कह रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल एनर्जी लगाते जाओ, उसके बाद भी जो वो गोल सा व्हील होता है, आर्मेचर होता है, वो गोल गोल घूमना तो बंद करता नहीं है। उतने से उसका एक और मोटर स्टार्ट हो जाता है जो डीजल को जला के, है ना, मिट्टी के तेल को जला के आपका आर्मेचर घुमाता है। तो तब वो केमिकल टू मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ही है। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि हम लोग अपने हाथ से पूरे टाइप कर रहे हैं काम। बाइक का भी केस हाँ ऑलमोस्ट सेम है ना। बाइक में भी आप जब किक देते हो तो यही होता है ना। फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल तो मैकेनिकल ही हो गया ना। असल में बाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही चलती है, बिकॉज़ आर्मेचर वो उसका तो इंजन है ना, वो तो इंजन है, वो तो बर्न करती है, पिस्टन ऊपर जाता है, एयर प्रेशर बढ़ता है, फिर आता है, फिर आपका एक्सेल घूमता है ना। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे नहीं चलती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करती है, उसका काम सिर्फ नहीं इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं। सर इसको लगता नहीं है, फिर भी ये दिखाने के लिए बस बोल देते हैं। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको समझ में आए ना समझ में आए तुम लोग की मर्जी। चलो एसी जनरेटर के पहले बात तो डेफिनेशन लिख लो, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है एसी जनरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स mechanical energy
a device which converts mechanical energy into electrical energy using the principle of electromagnetic induction. Using the principle of electromagnetic induction. और इसको काफी बार ड्रॉ करने के लिए भी आता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसको ड्रॉ करना आप लोग चाहे तो साथ साथ इसका एक रफ डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो. आप लोग तो बेटर ही बनेगा मुझसे. इधर एक नॉर्थ साउथ का मैग्नेट रख लो, इधर एक साउथ साइड का मैग्नेट रख लो. ठीक है. फिर एक आर्मेचर कॉइल लेके आओ अपना, एक लंबे हैंड का ऐसे स्क्वायर बना दो और एक छोटे हैंड का. इसमें लगा दो एक स्प्लिट रिंग, इसमें लगा दो एक स्प्लिट रिंग. इसको कनेक्ट कर दो एक ब्रश से, जिसको B1 नाम दे दो. एक कार्बन के ब्रश है, इसको कर दो एक दूसरे ब्रश से, इसका नाम B2 नाम दे दो. ठीक है. और इन दोनों को कनेक्ट कर दो एक लोड से. ये नाम क्या? लोड लगा दो. या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी लगा सकते हो तुम लोग, चाहे तो बल्ब लगा दो. सिंपल. सर रजिस्टर नहीं, ये एक लोड है. अच्छा, कोई भी लोड लगा दो, बल्ब लगा सकते हो तुम लोग चाहे तो. और इसको अब जोड़ दो एक एक्सल से जो तुम लोग घुमाओगे. इतनी चीजें आप लोग को समझ में आए. और बीच में इसके डाल दो एक सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है. चलो अब लेबलिंग करना है. ये है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर, ये है हमारी कॉइलिंग. और दोनों मिलकर क्या बनना है? एक सोलेनॉइड बनना है कि नहीं? सोलेनॉइड है. ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसके ये नॉर्थ और साउथ पोल है. ये ऊपर से गया हुआ है. ठीक है. मैग्नेट्स को लिखने की जरूरत नहीं हो तो समझ में आता है. एक्सेल मार्क कर दिया, सोलेनॉइड मार्क कर दिया. इंपॉर्टेंट क्या है? इसको मार्क करना है. ये स्प्लिट रिंग 1 है, ये स्प्लिट रिंग 2 है. ठीक है. स्प्लिट रिंग्स. सर स्प्लिट होगी ना? स्प्लिट रिंग्स मतलब कि आधी आधी होगी? नहीं, आधी आधी नहीं होगी. साथ साथ मतलब यहाँ पे ऐसे घूमेगा. समझते हैं इसका भी. और ये कार्बन के ब्रशेस. ये डीसी मोटर है? नहीं बेटा, एसी जनरेटर है ये. कार्बन ब्रशेस. है ना. इतनी चीजें अभी तक समझ में आ गई. अब इस जनरेटर को स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करने से पहले अभी देखिए. अच्छा, अभी भी हमारा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है ना. इस कंडीशन में भी स्टार्ट है. क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि सर ऑयल तो है ही. ऑयल तो केमिकल तो मैकेनिकल तो बन ही रहा है. नहीं बेटा, अभी तुमको वहां तक जाना ही नहीं कि हम लोग केमिकल डाल रहे हैं. इस पूरे में तुम लोग याद रखो कि तुम अपने हाथ से ही एक्सेल घुमाओगे, केमिकल इसमें नहीं आएगा. तो अभी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है. ठीक है. मान लो यही है हमारा, ये एक्सेल है जो ये मेरे हाथ में है. ये एक्सेल है, ये इसका आर्मेचर कॉइल है और यहाँ पे कोई मैग्नेट रखे हुए हैं. ठीक है. तो ऐसे ही रखा हुआ है. तो अभी भी ये ऑन ही. क्यों? क्योंकि इसमें से अभी फ्लक्स तो जा ही नहीं रहा था. ठीक है. लेकिन सर वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा. देखो जो आर्मेचर है इसको हम लोग ये कॉपी समझते हैं. ठीक है. और साइड साइड दो मैग्नेट रखे हुए हैं. अभी आर्मेचर कॉइल ऐसा है, ऐसा और ऐसा, मतलब 0 डिग्री के एंगल पे है. चलो मार्क करते हैं. ये ग्राफ बनाने को आता है. ये जो ग्राफ बनी हुई है ना, पेज पलटो. ये जो ग्राफ है, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो 0, 90, 180 है. सब वो डायग्राम नंबर बता दें. फिगर 10.35. 35 हाँ मिल गया ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है.
और समझ में किसी को आता नहीं है तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। चलो तो अभी करेंगे ये आर्मेचर हमारा 0 डिग्री पे रखा है तो मैं थीटा बना दे रहा हूँ 0 डिग्री, है ना, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। थीटा मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन द मैग्नेट एंड द आर्मेचर कॉइल, अभी 0 डिग्री। तो हमारे मैग्नेट साइड साइड रखे हैं और ये ऐसे में रखा है। तो अभी फ्लक्स तो जा रही है लेकिन इसे पेनिट्रेट तो कर नहीं पा रही है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है। इमेजिन कर लो अगर ये एक मैग्नेट हो, अच्छा चलो करते ही हैं, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, इसके बीच में ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। इनमें से फ्लक्स जा रही है नॉर्थ है साउथ पोल में, ऐसे जा रही है लेकिन सरफेस एरिया बहुत छोटा है। तो चलो मान लो एक फ्लक्स इसमें एक फील्ड लाइन चलेगी, तो अभी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग लिख दे रहे हैं फाई इक्वल टू 1, एक फील्ड लाइन चली गई, ठीक है, निकली बहुत जहाँ एक ही गई, ठीक है, इसमें से ऐसे ऊपर ऊपर एक ही गई, है ना। तो इतना हुआ। अब हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस कब होने वाला है, जब चेंज इन फ्लक्स आए। फ्लक्स तो है, फ्लक्स का मतलब नहीं, चेंज आए, या तो बढ़ जाए तो ये 0 हो जाए, ठीक है। अब 0 तो और कर ही नहीं सकते हम लोग इसको, ठीक है, आसानी से पतला थोड़ी ना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, एक्सेल को घुमाया, ठीक है। हम लोग 90 के चेंज पे पढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग तो घुमाते रहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे रखी थी और हमने इसको ये घुमा दिया, मतलब लिया और ऐसे करके ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, ये ऐसे हो गया। अब बहुत सारी जा रही है इसमें से, मैक्सिमम सरफेस एरिया, हाँ मैक्सिमम हो गई इससे, तो बहुत सारी जा रही, अज्यूम कर ले रहे। अब हमारा 5 हो गया 10, ठीक है। जैसे हम लोग ने थीटा डिग्री को 90 डिग्री कर दिया, हमारा 5 हो गया 10। रैंडम नंबर्स, कुछ भी नंबर ले लो। तो जब ये ऐसे था और फिर ऐसे आया तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया, हाँ वेरी गुड, चेंज इन फ्लक्स फ्रॉम थीटा 0 डिग्री टू थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये नंबर कुछ भी हो, ईएमएफ ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो गया, हेंस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, है ना। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने इसको रोटेट किया था, अब साथ साथ डायग्राम देख लो जो बुक में दिया है इसकी फंक्शनिंग का। देखो पहले इसने रोटेट किया, 4 पोजीशन इसने बताई है रोटेट कर करके। तो जब 0 डिग्री पे था फ्लक्स बहुत ही कम, और जब हम लोग 90 पे लाए तो फ्लक्स बहुत ज्यादा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। अब हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, चेंज इन फ्लक्स फिर से लाना है। फिर हम लोग क्या किए, ऐसे था ऐसे किए, फिर ऐसे कर दिए 180 डिग्री, फिर से क्या हुआ, हमारा फ्लक्स चेंज हो गया 180 करते। अब फिर से कितनी लाइन जा रही है, 1, फिर से वही नंबर, थीटा डिग्री 5 हो गया 1, चेंज इन फ्लक्स कितना फ्लक्स चेंज, -9, हाँ कह सकते हो, लेकिन चेंज इन फ्लक्स फिर से 9 ही है। लेकिन हुआ क्या है, फ्लक्स कम हुआ है हमारा धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट भी कम होता रहेगा, कम हुआ करंट। तो चेंज इन फ्लक्स 9 फिर से आया, लेकिन ईएमएफ इस बार गिर गया, ठीक है, ईएमएफ गिर गया। तो हुआ क्या, हमारा ये एक ग्राफ है बड़ा अच्छा सा, जिसमें इधर साइड दिया हमारा थीटा डिग्री, है ना। ये ग्राफ देखो जो पीछे दिया हुआ है ना, इधर हमारा ये ईएमएफ है, ऐसे ईएमएफ जाएगा, और ये हमारा मतलब हम लोग जो चेंज किए पड़े हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है
इसमें हम लोग पोजीशन मार्क कर दे रहे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इतना ही एक रोटेशन होगा। फिर अगर हम लोग ने कांस्टेंट वही रोटेशन रखा तो वही करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना। तो हम लोग इतना समझते हैं, फिर इसी का ग्राफ चलता रहेगा, सेम ग्राफ सेम पैटर्न। तो अभी तक हम लोग 180 तक पहुंचे, तो क्या हुआ 0 से 90 बहुत ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ना, मैक्सिमम हम तक पहुंच गया था, तो ईएमएफ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। फिर यहाँ से आकर कम हो गया अब देखा जाए तो ये पोजीशन और ये पोजीशन एकदम सेम है। तो जब ऐसे पे 0 था ईएमएफ, तो ऐसे पे भी 0 हो जाएगा। तो देखो ग्राफ भी वही बता रहा है कि यहाँ पे भी 0 ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे भी 0 ईएमएफ, लेकिन चेंज इन फ्लक्स की वजह से ये करना भी जरूरी था, है ना। अब नीचे जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, अभी तक कितनी कहानी, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर घुमाएंगे। लेकिन अब देखो ध्यान से देखो, तो आर्मेचर कॉइल पहले ऐसे पोजीशन पे था, अब आर्मेचर कॉइल ऐसे पोजीशन पे आ चुका है, अब ये घूमेगा। तो अब क्या होने वाला है, जैसे मान लो अगर ये पहले ये A, B, C और D था, तो एक रोटेशन बाद ये सब कुछ बदल जाएगा, है ना। तो जब 180 डिग्री से बातें चालू होंगी तो फिर क्या हो जाएगा A, B, C, D। तो हम लोग अब इधर लेते हैं A, B, C और D, ऐसे चलने लगेगा। तो अब करंट पहले अगर ऐसे जा रहा होगा इस लोड में, अब करंट ऐसे जाएगा, है ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के जब हम लोग ने इनकी पोजीशन ही बदल दी, पहले मान लो पहले केस में हमारा इधर से इधर जा रहा था करंट, लेकिन अब क्योंकि कॉइल की पोजीशन ही पूरी बदल गई है, तो अब नीचे जाने की जगह इधर से इधर जाएगा, है ना। मतलब नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी का करंट, तो इसी ये। तो जब हम लोग 180 से अब फिर से 0, 90, 180, अब फिर से हम लोग घुमा रहे हैं इसको, फिर ये 270, है ना। अभी भी मैक्सिमम ईएमएफ फिर से प्रोड्यूस हो, इसमें जाने लगी फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स से मतलब है फिर से चेंज इन फ्लक्स उतना ही आएगा, लिख देते हैं। हाँ, थीटा अब 270 डिग्री है, फाई इसमें से हमारा 10 है, तो चेंज इन फ्लक्स फिर से 9। तो ये कॉन्स्टेंटली रोटेट होता है। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ घुमाते रहना इसको। चेंज इन फ्लक्स फिर से 9, तो ईएमएफ बड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बस एक दिक्कत है कि अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाता है एसी करंट के, जो स्विच करता रहता है वो पोलैरिटी। हाँ, तो यही पे वो कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यही तो प्रॉपर्टी है, पोलैरिटी चेंज ही होगी। आप मैग्नेट को आगे लेके जाओ तो पीछे लेके आओ, बस यहाँ पे क्या है, मैग्नेट आगे पीछे नहीं हो रहा, आपका ये जो दूसरा कॉइल है वो आगे पीछे हो रहा है मैग्नेट के, ठीक है। इसमें क्या आगे पीछे की जगह हम लोग घुमा रहे हैं उसको, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पूरे टाइम हम लोग उसको धक्का थोड़ी ना देते रहेंगे। तो अब मैक्सिमम करंट लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। सर क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मूले के हिसाब से सर जो वो आता है चेंज इन साइन फ्लक्स, चेंज हाँ, हो जाता है ना, इसलिए भी ना। हाँ, लेकिन हम लोग अपने जो उसके लिए आसानी हो तो हम लोग पॉजिटिव साइड ही पढ़ते हैं। अगर पॉजिटिव समझ गए तो अंडरस्टैंडेबल होगा कि वो नेगेटिव भी उतना ही जाएगा। इसीलिए हम लोग एक कन्वेंशन भी लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा। लेकिन ये क्यों, ताकि हमारा कन्वेंशन आ जाए कि भाई एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो पॉजिटिव नहीं। अब सोचो यहाँ पे एनर्जी हम नेगेटिव दिखाने लगे, क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला है वो Q/T है, तो Q अगर उधर से जाएगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे ना। अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव ही तो चार्ज आ जाएगा पूरा, तो माइनस Q/T आ गया, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी माइनस में, तो इसका क्या मतलब वो चीज़ खींच रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वजह से ये कन्वेंशन है कि पॉजिटिव से ऑपोजिट टू द साइड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हमारा ही कन्वेंशन है, होता नहीं है ऐसा। चलो
270 तक बात आई तो 270 तक चीज ऐसे हो चुकी है ना। पहले केस में क्या हो रहा था ये, अच्छा ऐसे देख लो, पहले ये इधर वाला साइड ऐसे था 90 पे, 270 पे ऐसे, तो पूरा ही सब कुछ बदल गया है। अब 270 से फिर लास्ट आएगा ये 360 है ना, तो पूरा फिर एक रोटेशन कंप्लीट हुआ 360, और 360 में फिर वही बात होने वाली है, फिर से फ्लक्स 1 हो जाएगा, तो थीटा 360 डिग्री 5 1 चेंज इन फ्लक्स फिर से कितना, हाँ। अब मैं डेल्टा पी लिख दूं, अब समझ में आ जाएगी डेल्टा पी, सही तो लिखते हैं, एरिया तो वही रहने वाला है। तो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था तुषार, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा, इसी को हम लोग डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखते रहते हैं। तो इसमें देखो ए तो हर टाइम सेम रहने वाला है ना, डेल्टा बी ही बदलेगा, वैसे ए भी चेंज होता रहेगा क्योंकि, तो अल्टीमेटली फाई बदलता रहेगा लेकिन पीरियोडिकली बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बस साइन कन्वर्जन के साथ अलग अलग चलेगा। पहले वाले टर्म पे जब तक वो 180 तक है तब तक पॉजिटिव पे चलेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव पे चलेगा, ठीक है। तो वहां से ईएमएफ इंड्यूस हमें पूरे टाइम रेगुलर मिलता रहेगा, और टाइम इंटरवल भी सेम रखना है हमको, डेल्टा पी फिर से हमारा 9, तो ईएमएफ फिर से इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा लेकिन नेगेटिव उल्टे साइड पे। तो ये ग्राफ कंप्लीट करते हैं, ये जाके उधर गए, और सही बात भी है 360 पे जब पोजीशन आ गई तो फिर से ऐसे पोजीशन पे आ चुका है, तो अभी भी इसमें से 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि फील्ड लाइन पास ही नहीं कर पा रही है ना। तो फिर से देखो 0 180 360 तीनों पोजीशंस पे कोई ईएमएफ नहीं है, और जब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही है तब ईएमएफ भी मैक्सिमम है, बस अलग अलग हमारे डायरेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि कॉइल का डायरेक्शन बदल गया है ना। ये पूरी फंक्शनिंग है एसी जनरेटर की। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। अब समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से, तो देखो अब क्लियर होगा। अभी 0 डिग्री पे है, फील्ड लाइन पास कर रहे, इससे कुछ नहीं पेनिट्रेट हो पा, हमने घुमाया एक्सेल 90 बनी है ना, घुमाया एक्सेल 90 बनी, पास की ईएमएफ, फिर घुमाया 180 नहीं पास की, कोई ईएमएफ नहीं, फिर घुमाया ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनी, फिर 360 पे लेता है, कोई ईएमएफ नहीं, ठीक है। ये अब बात इतनी आती है कि ये इतने तक तो सब कुछ क्लियर है, एक्सेल का काम, ये सॉफ्ट आयरन कोर, कॉइलिंग, सोलेनॉइड, मैग्नेट्स, S1 S2 ब्रशेस का क्या काम है और लोड का क्या काम है, लोड भी कोई बता देगा। लोड तो हमारा जानने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो रही है, तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा लोड हमारा चलने लगेगा, कुछ भी लोड हुआ। सर इसका ये काम है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वापस उसी जगह पे करंट पास हो, इसलिए ब्रशेस और कार्बन मतलब ब्रशेस और रिंग्स का ये हमारे डीसी मोटर में चल रहा था ये चीज। इसमें क्या होगा, ये देखो पूरे टाइम घूमे पड़ेगा ना, तो ये जो वायर आपस में घूमने जाएंगे है ना, ये चीज ना हो तो ये स्प्लिट रिंग क्या करती है, ये स्प्लिट रिंग कुछ ऐसी है और ये वायर कुछ ऐसी है, तो पूरे टाइम ये ऐसे और ये इस पे जब घूमेगा तो ये इसी पे राउंड राउंड घूमता रहेगा। जैसे हमारे वो जो टॉय कार्स नहीं होती हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ऊपर एक लंबी सी वायर होती है और वो ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लेती रहती है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं होती हैं वैसे ही जो बंद में होता है वहाँ पे हमारे पीवीआर वाले में गेम जोन में है, लड़ती है कार्स आपस में, बम्पर कार, हाँ उसने सही बोला, उसमें भी ऐसे ना वायर्स ऊपर टच किया रहता है, कुछ वैसे ही सेटअप है, तो वायर्स इस पे पूरे टाइम टच किया रहेगा, तो जो ईएमएफ है इसको देता रहेगा ये, ठीक है, ये भी एक कंडक्टर ही है, तो इससे टच रहेगा तो पूरे टाइम ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, तो उससे क्या होने वाला है, ये तार और ये तार आपस में घूमेंगे। सर मतलब वो उसी जगह पर ये इसी जगह पे रहेगा, ये तार जो है ये ऐसे इस पे घूमता रहेगा, लेकिन पूरे टाइम कांटेक्ट में रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो इसको देता रहेगा पूरे टाइम में ऐसे ऐसे। सर ये रिंग्स बड़ी है, हाँ बड़ी है, जनरेटर के हिसाब से है, जितना बड़ा जनरेटर उस हिसाब से ये है ना।
समझ में आ रहा है काम? मतलब दोनों स्प्लिट रिंग्स अपने अपने पोजीशन पे ऐसे लगी हुई है और ये जो वायर गया है ये इसमें घूमेगा। अगर ये स्प्लिट रिंग्स ना होती तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती रहती है लेकिन तुरंत ही ये पास भी हो जाती है लेकिन तुरंत ही आपस में घूम जाता। तो हम लोग कितने ही कॉइलिंग कर पाते हैं। जैसे मान लो 2 वायर ले लें हम लोग, ये और ये। अब मैं इन दोनों को ऐसे, ये दोनों घूम रहे हैं आपस में, अब मैं ऐसे ऐसे घुमाता रहूँ तो ये आपस में तुरंत ही उलझ जाएंगे ना। ये उलझ गए तो आपस में उलझ के टूट जाएंगे थोड़ी देर बाद हम लोग घुमाएंगे। इसीलिए क्या हुआ, हमने इसीलिए स्प्लिट रिंग, तो हमने क्या किया, इसको एक स्प्लिट रिंग में लगा दिया तो क्या हो रहा, अब ये तार अपने पोजीशन पे घूम रहा है, इसको देता रह रहा है ये पूरे टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, और दूसरा वाला अपने स्प्लिट रिंग पे रह रहा है। तो इन दोनों का काम समझ में आया है ना। फिर कार्बन ब्रशेस का क्या, पूरे टाइम स्प्लिट रिंग से कांटेक्ट रखे रहे है ना, कांटेक्ट बनाए रहे, इस वजह से कार्बन ब्रशेस बनाते हैं। वो तार भी तो रख सकती है कांटेक्ट, तार भी तो कांटेक्ट रख सकती है। ये असल में इसका प्रैक्टिकल यूज ये भी होता है कि यहाँ पे स्पार्किंग ना हो जाती, क्योंकि तार इससे लगी रहेगी तो यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, क्योंकि ये तार और ये तार जैसे पूरे जब रोटेशन में ये हम लोग अगर इससे डायरेक्टली जोड़ दिए होते हैं, ऐसे ये ऐसे जुड़ी हुई है, तो पूरे रोटेशन पे क्या पता ये तार अचानक से इससे टच कॉन्टैक्ट में आ जाए, है ना। इस वजह से हम लोग कार्बन ब्रशेस लगा देते हैं, और थोड़ी बहुत हीट भी ये अब्जॉर्ब कर ले इसकी, क्योंकि जब ये चलेगा तो ये हीट भी निकालेगा ना। तो हाँ, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट तो देती है, वो तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये थोड़ा हीट भी अपने अंदर ले लेगा कार्बन ब्रश, इस तार को नहीं हीट अप होने देगा, फिर इससे अपने आप को निकालेगा, लोड चलेगा, फिर आ जाएगा इस पर। सर ये कंडक्टर होगा कौन? कार्बन ब्रश। हाँ हाँ, सब कुछ कंडक्टर है, स्प्लिट रिंग्स भी और ये दोनों भी, है ना। अब दिक्कत क्या आएगी कि लोड में कभी कभी करंट ऐसे जाएगा, मतलब जब तक 180 है, फिर उसके बाद बदल के ऐसा जाएगा, है ना। उसके बाद वाला जब 180 के बाद चलेगा 360 पे, तो आधे टाइम इसको पॉजिटिव मिलेगा और आधे टाइम नेगेटिव मिलेगा, और यही होता है ये एसी, है ना। एसी करंट का यही स्पेशलिटी है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस एट रेगुलर इंटरवल। तो हमारे जो डोमेस्टिक एसी आता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या कि वो 50 पॉजिटिव 50 हाँ 50 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज है, 50 टाइम्स नेगेटिव इन 1 सेकंड, है ना, इन 1 सेकंड। तो इसमें टोटल कितनी बार डायरेक्शन चेंज की होगी? 100। हाँ ठीक है। तो ये डोमेस्टिक एसी का ये याद रखना कि 50 हर्ट्ज का होता है, उसका मतलब क्या होता है, 50 में पॉजिटिव करेगा, 50 में नेगेटिव कर देगा अपने आप को। ये पूरा हमारा एसी जनरेटर है, इसमें इतना ही समझना है ना। देखें कुछ भी और अब हमारा है कि मैक्सिमम ईएमएफ हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम लोग सर सबसे ज़्यादा चेंज तो डाला का कॉइल, हाँ कॉइलिंग बढ़ा दो, तो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी कॉइलिंग जितनी बढ़ाओगे वो और ज़्यादा सरफेस एरिया ही बढ़ा दो उसका, हाँ, और रोटेशन का स्पीड बढ़ा दो, हाँ सर रोटेशन, एक्सेल तेजी से ना चलो, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करो, तो जो बोलने वाला तो 3 तरीके हैं इसको बढ़ाने के। अच्छा कोई चौथा तरीका नहीं सोच रहा है कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा दो, उससे कुछ होगा? तुम लोग अपने सोच के बताओ। हाँ सर ज़्यादा फ्लक्स रहेगा, ज़्यादा फ्लक्स रहेगा तुम्हारे हिसाब से? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। देखो अगर हम लोग ये लेते हैं, ये हमारा पूरा सोलेनॉइड है और हम लोग ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा दिए, तो होने क्या हो रहा है, ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेगी लेकिन इसका एरिया उतना ही है कि एक ही फ्लक्स अपने से पास कराता है, तो इससे सारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट ही होती रहेगी, कितनी भी बड़ी करते हैं हम लोग। तो इसलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, इसी का एरिया बढ़ा दो, इसको तो पहले यूटिलाइज कर लो,
ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसको बढ़ाया जाता है ना। इतना बड़ा कर लो, ये छोटा सा कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन सर जब 90 डिग्री पे होगा तब करेगा। हाँ 90 डिग्री पे करेगा, लेकिन तब एक और दिक्कत आने लगेगी कि ये कहीं इससे चिपकने लगे। नहीं सर, लेकिन वो तो ऑपोजिट करता है। तो ऑपोजिट, हाँ ये भी है, गुड। बट फिर वही हमारा इसका रीजन कि हम लोग उसका एरिया बढ़ाना हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है इंस्टेड ऑफ मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा देना, क्योंकि फ्लक्स उसमें से उतनी ही पास करेगी और थोड़ा बहुत चेंज आएगा। चलो एक फ्लक्स से 2 फ्लक्स हो गई अगर हम लोग मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, उससे अच्छा हम लोग इसी को थोड़ा मोटा कर दें, है ना। तो ये 3 तरीके हैं। चलो अब एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या हो गया? सर एसी पोलैरिटी चेंज चलो कर चलो, तुम डीसी करंट का एक पॉइंट बोलो, वो एसी करंट का ऐसे चलेगा। डीसी करंट का एक पॉइंट बोलो, उसी का ऑपोजिट तुम्हें बोलना है। नहीं डीसी मोटर नहीं, करंट, डीसी करंट मतलब डीसी ही बोल दूं अगर डायरेक्ट करंट। वेरिंग करंट होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एसी मतलब स्टेडी। चलो पास। तुम डीसी का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चलता है। तुम मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। हाँ सर एसी, मैग्नीट्यूड नहीं सर, मैग्नीट्यूड नहीं सर, पोलैरिटी चेंज करेगा। सर एसी में वो क्या बोलते हैं, चेंज हो क्या था ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट करना। हाँ डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेट। हाँ ये बहुत अच्छा बता दिया। ठीक है, उसने उसी को फुल फॉर्म की सर डीसी इज डायरेक्ट करेक्ट। देखो डीसी का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और एसी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदलती है, उस वजह से भी अल्टीमेटली हमारा मैग्नीट्यूड बदल जाता है। क्योंकि इसमें भी देखो तो जितनी टाइम में उसने डायरेक्शन चेंज की, तो हम लोग तो सिर्फ पॉजिटिव कन्वेंशन लेंगे, हम लोग नेगेटिव लेते ही कहाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड बदला ही। तो अब देखो ये जो हमारी बल्ब भी होती है, जब जब नेगेटिव पोलैरिटी का, नेगेटिव डायरेक्शन का करंट आएगा, अप्लायंस चलेगी ही नहीं, है ना। क्योंकि अप्लायंस भी अपने आप को ऐसे ही लगाता है कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रहे, ठीक है। तो ये बचपना मेरे अंदर भी बहुत है। तुम्हें याद है स्कूल में हम लोग एकदम पतला बना के क्लास में कर देते थे, ऊपर ना ऊपर हम लोग बहुत किया। सर हमने क्या ये कि टॉपर एक्सपेरिमेंट से कहा जाता है, हम खुद ही कर रहे थे, टॉपर क्या टीचर ही कर रहे थे, करेंगे। ठीक है, तो एसी डीसी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, सेम मैग्नीट्यूड, एसी का मैग्नीट्यूड बदलता है ना। और दूसरा, और सर क्या बोलते हैं वो सर डायरेक्ट करंट सीधा ही हमेशा फ्लो करता है, और क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट करंट पीछे मतलब डायरेक्शन चेंज, है ना। डीसी की डायरेक्शन नहीं बदलती, एसी की डायरेक्शन बदलती है, ठीक है। फिर ऑब्टेन डीसी हम लोग किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? सर डीसी हम लोग सेल से या फिर बैटरी से ऑब्टेन कर सकते हैं, और एसी हम लोग जनरेटर से। वेरी गुड, ठीक है। अब एसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है सर? सबसे पहले चलो अब मैं बताऊंगा किस, तुम बताओ एसी और डीसी में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे दोनों काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं पता? तुम बताओ सर क्या बोलते हैं एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे, डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सर एसी क्या था, एसी जनरेटर। हाँ सर एसी जनरेटर सर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और डीसी मोटर? और सर डीसी मोटर सर पता नहीं सर, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी द फोर्स ऑफ करंट डीसी। अच्छा डीसी सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और डीसी द फोर्स ऑफ करंट कंडक्टर इज फ्लोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बहुत बढ़िया। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अरे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, अच्छा उसको भी मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो उसमें क्या होगा, यही सेम सब कुछ रहेगा, ये 2 मैग्नेट रहेंगे, ये जो रहेगा हमारा
अब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो होता क्या है, अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इस फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो एसी में हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तुम लोग के अंदर भी डाउट होना चाहिए क्या कि सर अगर ऑटोमेटिकली उसमें वो करंट फ्लो कर रहा था, अगर हम लोग करंट उसमें फ्लो कराते हैं तब क्या होता? तो किसमें तो होगा क्या, इसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, इसी में, हाँ सोलेनॉइड ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सर इससे क्या होगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। हाँ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट, चलो ये मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, तो ये दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, उससे कुछ नहीं होगा। हमारा इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों मैग्नेट और इसके बीच में ये दोनों इस पर एक फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स की वजह से ये घूमेगा, अपने आप ही घूमेगा ये। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जाने की वजह से मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई। ठीक है, सर किस बेसिस पे घूमता है? यही प्रिंसिपल है इसका। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी में फ्लेमिंग का हमारा राइट हैंड रूल लगता है, FBI, है ना। तो B ऐसे आएगा, करंट मान लो इसमें ऐसे जा रहा है तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा। फिर जब जब ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा तब हमारे, डिफरेंस हो गई, कोई इलेक्ट्रिकल है जो मैकेनिकल से। हाँ ठीक है, तो उसमें हमारे जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, क्योंकि ये घूमता है तो पोलैरिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, तो कम्युनिकेटर अपनी पोजीशन बदल देते हैं, मतलब वो भी घूम जाते हैं। वो तुम लोग डीसी मोटर का वीडियो देखना अच्छे से तो समझ में आएगा। आपने भेजा है वही वाला? हाँ वीडियो भी भेजा है और एक मैंने एनिमेशन भी भेजा था डीसी मोटर का, वो कैसे काम करता है वो भी देखना। पहले वही देख लेना एनिमेशन, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख लेना। इस फोर्स को कैसे, वैसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो मैं अभी फोर्स बता रहा हूँ, फोर्स करता है वो लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ये डीसी मोटर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। चलो, तो एसी और डीसी एसी जनरेटर डीसी मोटर में ये समझ में आया उनका प्रिंसिपल दोनों का। फिर जो उसने बताया कि एनर्जी कन्वर्जन, उसमें डिफरेंस है। और क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं? तो किसमें? और एसी जनरेटर और डीसी मोटर में। सर डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है और एसी जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। वो उसने भी बताया था तीसरा। एसी जनरेटर में वैसे तुम लोग जो बोल रहे हो उसी का जो और एक्सप्लेन वर्जन है कि एसी जनरेटर में क्या होता है, जब हम लोग ये रख रहे हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और डीसी मोटर में उसमें ईएमएफ ऑलरेडी है, उस वजह से उस पर फोर्स लग रही है, ये लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो ये उसी का, तो ये तीसरा डिफरेंस हमारा ये है। फिर एसी जनरेटर में हमारा दो सेपरेट स्लिप रिंग्स लगती हैं, और डीसी मोटर में हमारी एक कम्युनिकेटर, मतलब स्प्लिट रिंग्स का काम बस ये है इसमें कि ये वायर से कॉन्टैक्ट बनाया जाए। उसमें स्प्लिट रिंग्स का काम ये है कि वो एक कम्युनिकेटर की तरह काम करती है कि पोलैरिटी ना चेंज हो इसकी, तो स्प्लिट रिंग्स भी साथ में उसकी घूमती रहती है। ठीक है, तो तुम लोग देखो समझ में आएगा। ये लिखते हैं वो जनरेटर है, वो मोटर है। हाँ तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, नाम ही में सब कुछ छुपा हुआ है। जनरेटर का तो काम ही वही है, जनरेटर जनरेट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर यूज करना, है ना। ठीक है, फिर सिमिलैरिटी क्या है एसी जनरेटर और डीसी मोटर में? दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि एक कॉइल है, एक आर्मेचर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के बीच में घूमता है। ठीक है, एक को घुमाता है, खुद ही घूमता है, ये सिमिलैरिटी है। फिर और क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? कि दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अलग अलग लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सब कुछ हो गया हमारा एसी और डीसी के बारे में। इसके अगली क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एसी जनरेटर में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ आए कुछ मतलब आ रहा है एग्जाम में या नहीं आ रहा, पढ़ के पूरा जाना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनाओगे कैसे? वर्किंग तो आ ही नहीं रही है, तो वर्किंग का मतलब नहीं क्या होगा?
तो वो ग्राफ अगर आ गया तो कैसे बताओगे? सर ये वाला वो जो 90 व 80 वाला है, तो ग्राफ मैंने बताया, हाँ ये ग्राफ अगर आ गया तो ये तो वर्किंग का पार्ट नहीं, ये तो कंक्लूजन का पार्ट है। खाली रहेगा वहाँ पेपर और सर पूछ लेंगे ना वो सर, जो पूछ पढ़ाते रहे, मतलब जो इन्विजिलेटर हो उससे। नहीं सर, तो क्या बोलते हैं अभी नहीं, जो हमारे क्लास टीचर है उनसे कॉल करके मैं पूछ लूँगा। चलो गुड, मतलब एक चीज नहीं करेगा कि हाँ सर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने उससे से हट के हर जगह। कॉल कर सकते हैं सब कर। सर पूछ लूँगा कि आ रहा है कि नहीं, वरना नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है। चलो थैंक यू। नहीं सर